ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2023 को, जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च की पहली रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज को टारगेट किया था। इस रिपोर्ट की टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि अडानी ग्रुप का जो एफपीओ आने वाला था, वो इसकी वजह से कैंसिल करना पड़ गया और अडानी ग्रुप का जो वैल्यूएशन था या मूल्यांकन था, वो $86 बिलियन 86 बिलियन डॉलर की गिरावट आ गई थी। अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगा, देश में खलबली छा गई थी। अब आइए 1.5 साल बाद, यूं कहिए कि उसी कहानी का पार्ट 2 अब शुरू हो गया है। माधवीपुरी बुच की कहानी सितंबर 2024 से शुरू होती है। हिंडनबर्ग एक तरह से सेबी के पीछे ही पड़ा था अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर। दो जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद फरवरी 2023 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि सेबी ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। इस बीच जैसा मैंने कहा, अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ भी कैंसिल हो गया था। सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, काफी समय लिया, एक्सटेंशंस भी लिए। अब इस बारे में मैं ज्यादा यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और उन्होंने अपनी विजडम में ये मामला खुद सेबी को ही दे दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हुए थे। खैर, जनवरी 2023 में एक और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये मांगा गया था कि ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। जून जुलाई 2024 आते आते सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। सेबी का ऐसा मानना था कि हिंडनबर्ग ने जो अडानी ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेबी ने उनको दी थी, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने शेयर्स में ट्रांजैक्शन किए थे एक हेज फंड के द्वारा, जिससे उनको मुनाफा हुआ था। हिंडनबर्ग और सेबी के बीच में ये वाद विवाद अभी भी चल रहा है। इन दोनों के बीच में काफी कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है और ज्यादातर ये सोशल मीडिया पर आ जाती है। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने फिर से एक झटका दिया। उन्होंने फिर से ये आरोप लगाया कि सेबी की चीफ यानी कि माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने कुछ ऑफशोर फंड्स ऐसे हैं जो उनमें इन्वेस्ट किया जो विनोद अदानी से लिंक्ड हैं। हालांकि इस बात का खंडन बुच परिवार ने किया है। और फिर इसी महीने सितंबर 2024 में कांग्रेस के पवन खेरा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा काफी सारे एक्सपोजे किए हैं माधवीपुरी बुच के बारे में। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इसका अंत नहीं हुआ है और वो जल्द ही कुछ और खुलासे भी करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि अभी तक कोई भी आरोप जो कांग्रेस ने लगाया है माधवी बुच जी के खिलाफ, वो सिद्ध नहीं हुआ है। ये केवल एलिगेशन ही हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से ये एलिगेशन या आरोप आए हैं, उसके बाद आईसीआईसीआई का एक स्टेटमेंट आ चुका है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक स्टेटमेंट आ चुका है और यही नहीं, उनके जो बैचमेट्स हैं आईआईएम अहमदाबाद से, उन लोगों ने भी मिलके माधवी बुच को सपोर्ट किया है और ये कहा है कि ये जितने भी आरोप हैं वो असत्य हैं, गलत हैं। ये बात जरूर है कि जब माधवी बुच जी आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ रही होंगी तब उनकी उम्र 20, 22, 25 साल के आसपास रही होगी और उस उम्र में हम सब स्टूडेंट होते हैं और आप किसी के भी क्लास फेलो से उस समय पूछ लीजिए, उस समय सभी बोलेंगे कि सारे क्लास फेलोज बहुत अच्छे ही थे। और ये भी सत्य है कि अभी तक सेबी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, माधवी भोजपुरी का अपना कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई स्टेटमेंट आया है। नमस्कार, ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। ऐसा माना जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी
किसी आदमी का हाथ होता है। आज के इस कार्यक्रम में मैं बात कर रहा हूँ माधवीपुरी बुच का जो कहानी है, जो केस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल टर्म्स में। अंत तक एपिसोड ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक केस की याद दिला देना चाहता हूं। आपको याद होगा चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी, उनके बारे में ये केस था। वो बाद में जेल भी गई थी। 1984 से वो चंदा कोचर जी आईसीआईसीआई बैंक से एसोसिएटेड थी। 2009 में उनको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। 29 मार्च 2018 को इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी कि वीडियोकॉन के जो मालिक हैं वेणुगोपाल धूत, उन्होंने एक कंपनी थी न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था। आरोप ये था कि ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने तब किया जब चंदा कोचर ने उनकी कंपनी वीडियोकॉन को एक मोटा लोन दिया था 3,000 करोड़ के ऊपर। उसके बाद 64 करोड़ रुपया धूत साहब ने दीपक कोचर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद ये केस सीबीआई में गया, उनको अरेस्ट किया गया। आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ बेल पर बाहर हैं। चंदा कोचर और माधवीपुरी बुच के केसेस में बहुत डिफरेंस है, बहुत असमानताएं हैं। चंदा कोचर जी केवल एक प्राइवेट बैंक की सीईओ थी, तो ये एक प्योर करप्शन का केस बनता है, क्विड प्रो को का, कि मैंने आपको लोन दिया, उसमें से कुछ पैसा आप मेरे हस्बैंड की कंपनी में लगा दीजिए, तो ये अलग चीज है। लेकिन माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन थी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको सारी कंपनीज को रेगुलेट करना होता है, और दूसरे इसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आई है कि इन्होंने माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने अडानी जी के विनोद अडानी जी की कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। रकम भी ज्यादा है और ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी है, और पोजीशन का दुरुपयोग भी है, एक सरकारी पोजीशन का। थोड़ा सा माधवीपुरी बुच के बारे में समझ लीजिए। ये 1966 की बॉर्न है। इस वक्त 58 इयर्स की हैं। ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद की पढ़ी हुई हैं। इन्होंने अपना कैरियर 1989 में आईसीआईसीआई के साथ शुरू किया था। 93 से 95 तक ये इंग्लैंड चली गई, वहां पे एक कॉलेज में वो लेक्चरर रही, और 95 से 2006 तक वो काफी सारी कंपनियों में उन्होंने ये 12 साल काम किया, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सभी एरियाज में इन्होंने काम किया। 2006 में इन्होंने फिर से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को ज्वाइन किया। 2009 से मई 2011 तक ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सीईओ रही। उसके बाद 2011 में ये सिंगापुर चली गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके पति जो यूनिलीवर में थे उनका वहां ट्रांसफर हुआ, तो ये यहाँ से रिजाइन करके अपने पति को इन्होंने सिंगापुर में ज्वाइन कर लिया। 2011 से 2017 तक ये कई कंपनीज में, कई कैपेसिटीज में, सीनियर मैनेजमेंट में इन्होंने काम किया। जेंसार टेक्नोलॉजीज, इनोवेन कैपिटल, मैक्स हेल्थ केयर वगैरह इत्यादि। 2017 में ये होल टाइम डायरेक्टर बनाई गई सेबी की, और उसके बाद 1 मार्च 2022 को माधवी जी को अपॉइंट किया गया सेबी की चेयरपर्सन 3 साल के काल के लिए, थ्री फॉर अ 3 ईयर पीरियड। ये मैंने केवल इसलिए आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि माधवीपुरी बुच अच्छी खासी एक पढ़ी लिखी महिला थी। भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिग्रियां हासिल की थी। अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियों में उन्होंने सीनियर लेवल पोजीशन पर काम किया, तो वो एक पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, और शायद इस बारे में उन पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती कि वो सेबी केवल एक पॉलिटिकल वजह से आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनकी काबिलियत भी, उनकी डिग्रीज भी, वो भी ये बताती है कि वो इस पोस्ट के लिए शायद ठीक ही नॉमिनेट हुई थी। कांग्रेस ने जितने आरोप लगाए हैं माधवीपुरी बुच पर पिछले हफ्ते, उन सब का अगर आप एक जिस्ट लें, तो मेन आरोप यही है कि माधवीपुरी जी ने
सेबी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उल्लंघन किया। और क्यों उल्लंघन किया, ये मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बता रहा हूँ। पवन खेरा जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में माधवी बुच पर ये आरोप लगाया था कि जब वो सेबी की चीफ थीं, उन दिनों भी उन्हें आईसीआईसीआई बैंक से पेमेंट आता रहा। लगभग 16.8 करोड़ का पेमेंट माधवी बुच को मिला था 2017 से 2024 के बीच में। पवन खेरा जी ने ये भी कहा कि ना केवल माधवी बुच को आईसीआईसीआई से सैलरी मिलती रही, उनको एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स के अंतर्गत जो शेयर्स मिलते थे, वो भी उनको बहुत सालों बाद भी आईसीआईसीआई ने ट्रांसफर किए। और वो शेयर ट्रांसफर पर जो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करता है, वो भी आईसीआईसीआई ने माधवी बुच के बेहाफ पर वो टैक्स सरकार में भरा था। ये आरोप लगे उसके 2 दिन बाद आईसीआईसीआई बैंक ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है मीडिया के द्वारा कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने माधवी बुच को सैलरी दी थी जब वो सेबी चेयरपर्सन थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने ना उनको सैलरी दी है, ना उनको शेयर्स दिए हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो भी चीज़ उनको दी गई है, वो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट था, जो उनके सुपरएनुएशन जो अक्टूबर 31 2013 को हुआ था, उस पे जो भी उनका इकट्ठा किया था, जो अक्रू किया था, वही पैसा उनको दिया गया है बाद में। अब हो सकता है आईसीआईसीआई सही कह रहा हो, लेकिन सवाल मेरा केवल यही है। 2013 अक्टूबर में माधवी बुच वहां से रिटायर हुई और फिर वो सेबी की चेयरपर्सन बनी। 2017 से 2024 के बीच में आईसीआईसीआई ने ये पेमेंट्स किए। तो आईसीआईसी बैंक कितने एम्प्लॉइज को वहां से छोड़ने के बाद 4, 5, 6 साल बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आउट करता है? ये सवाल तो बनता ही है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी काफ़ी कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया है। और होता ये है कि जिस दिन आप किसी कॉर्पोरेट से रिज़ाइन करते हो, आप वहाँ पे पर्सन नॉन ग्रेटा यानी कि अनवांटेड पर्सन की तरह बन जाते हो। आपको वहाँ पर कोई नहीं पूछता है, एचआर भी नहीं पूछता है, केवल आप नोटिस पीरियड में वहाँ बैठे रहते हैं। और आप ज़्यादातर अपने फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो ठीक-ठाक आपको उसी समय आपका सेटलमेंट कर देते हैं। तो आईसीआईसीआई क्या इतनी अच्छी कंपनी है कि वो 6-7 साल बाद भी जाके ये सेटलमेंट्स करता है, और वो भी करोड़ों रुपए के सेटलमेंट वो बाद में कर रहे हैं। दूसरी बात, जब पवन खेरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें जो आरोप लगाए वो थोड़े मिले-जुले थे। एक उनके हस्बैंड धवल बुच के बारे में कुछ आरोप थे। दूसरा स्वयं माधवी पुरी बुच पर भी उन्होंने नए आरोप लगाए। पवन खेरा जी के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच में माधवी बुच के पति धवल बुच को 4 करोड़ 78 लाख रुपए महिंद्रा महिंद्रा से मिले थे। उस समय भी माधवी बुच सेबी की होल टाइम डायरेक्टर थी। पवन खेरा जी ने आगे भी ये कहा कि एक कंपनी है अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो सिंगापुर में है, जिसका 98% ओनरशिप माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के नाम है। और इस कंपनी को लगातार कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलती रही। कई कंपनियों के नाम है उसमें, जैसे डॉक्टर रेड्डी, पिडिलाइट, आईसीआईसीआई, सेमकॉर, विशु लीजिंग एंड फाइनेंस इत्यादि। और इस सब के बीच में माधवी बुच को भी इस कंपनी के द्वारा 2 करोड़ 95 लाख रुपए उन्हें मिले थे। कांग्रेस की तरफ से फिर ये टेबल भी दिखाया गया है, जिसमें ईयर वाइज ये दिखाया है कि धवल बुद्ध जी को महिंद्रा महिंद्रा से कितने पैसे मिले। फॉर इंस्टेंस 2019-20 में उनको 1 करोड़ 73 लाख 60,000 रुपीज मिले। 2020-21 में 3 करोड़ 4 लाख 57,500 रुपीज मिले। और इसके ऊपर जो आप टेबल देख रहे हैं, उसमें कुछ तारीखों का जिक्र किया है। ये वो सेटलमेंट डेट्स हैं जो जिसमें सेबी ने महिंद्रा महिंद्रा के कुछ केसेस को सेटल किया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। महिंद्रा ने कहा है कि धवल धवल बुच उनकी एक कंपनी है ब्रिसलकोन, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं। वो इस कंपनी में माधवी बुच के सेबी को ज्वाइन करने से 3 साल पहले ही आ गए थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी एलिगेशन या आरोप लगाए हैं सेटलमेंट के, वो भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और इसी तरह से डॉक्टर रेड्डी लैब ने भी ये आरोपों का इन सब का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने धवल बुच को एक ट्रेनिंग या कोचिंग के लिए हायर किया था, जिसके लिए उन्होंने 6.5 लाख के करीब उनको पैसे दिए थे। और अंत में मैं बात करूंगा तीसरी कंपनी की, वॉकहार्ट। एक मुंबई बेस्ड कंपनी है कैरल इंफो सर्विसेज, जो कि ऐसा माना जाता है कि वॉकहार्ट से जुड़ी हुई है। और ये कैरल इंफो सर्विसेज का इन्वेस्टिगेशन सेबी कर रहा है कई सारे केसेस में। एक है उसमें से इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। पवन खेरा ने ये कहा कि दोनों कंपनीज के प्रमोटर्स भी एक ही हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि माधवी बुच की एक मुंबई की प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने किराए पर कैरल इंफो सर्विसेज को दे रखी थी। खेरा जी ये आरोप लगाते हैं कि 18-19 पीरियड में कैरल इंफो सर्विसेज उस प्रॉपर्टी का 7 लाख रुपया रेंट देता था। उस समय माधवी बुच फुल टाइम डायरेक्टर थी सेबी की। पवन खेरा जी आरोप लगाते हैं कि 19-20 में उसी प्रॉपर्टी का रेंट 36 लाख हो गया और 23-24 आते आते तक उसी प्रॉपर्टी का रेंट 46 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। कंपनी वही थी कैरल इंफो सर्विसेज। 3 साल में रेंट 7 लाख से 46 लाख पहुंच गया। बॉम्बे में रेंट बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। पवन खेरा जी ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जल्द ही वापस आएंगे और कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास मसाला बहुत है। मेरा भी ऐसा मानना है कि माधवी बुच सागा अभी शुरू ही हुई है। इसमें आगे अभी बहुत कुछ आना बाकी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।